नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम मनोविज्ञान स्पेशल 1500 क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जो कि शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 151 से। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है। क्या मतलब स्किनर के अनुसार भाषा कैसे सीखी जाती है? वो होती है क्लासिकी अनुबंधन के द्वारा। ठीक है, स्किनर के अनुसार भाषा का कैसे विकास होता है? क्लासिकी अनुबंधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से इधर मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कौन सा किससे मिलेगा। ठीक है, जैसे सूची 1 क्या है? व्यक्तिगत अंतराल और उचित लोग किससे मिलाएंगे? तो आत्मीय क्षेत्र। आत्मीय क्षेत्र किसका होगा? वो होगा माता पिता, पति पत्नी आदि। ठीक है, हमारा आत्मीय क्षेत्र मिलेगा ना इससे, जैसे जिससे हमारा अंदर से प्रेम रहता हो, जैसे माता पिता या पति पत्नी में, या माता पिता का बच्चों में, या बच्चों का माता पिता में, यह हमारा कैसा क्षेत्र आता है? आत्मीय क्षेत्र। आगे व्यक्तिगत क्षेत्र। ठीक है, व्यक्तिगत यानी जो अपना पर्सनल हो। ठीक है, वो होता है घनिष्ठ मित्र। ठीक है, व्यक्तिगत क्षेत्र में आएगा घनिष्ठ मित्र। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? वो आती हैं जैसे समूह कार्य, मित्र, समूह के जो मित्र हैं, और सहकर्मी, हमारे जो ऑफिस के सहकर्मी या स्कूल के सहपाठी हैं, और समाज में जहाँ भी हम कहीं जाते हैं, ये सब किस में आते हैं? सामाजिक क्षेत्र। इसके बाद आता है हमारा जन क्षेत्र। जन क्षेत्र हमारा आता है किस में? अभिनेता, पूर्ण महत्वपूर्ण सरकारी पदाधिकारी। ठीक है, जो फेमस लोग होते हैं, सरकार के लोग होते हैं, ये सब क्या है? जन क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं। आत्मीय क्षेत्र, आत्मीय क्षेत्र में आते हैं माता पिता, बच्चे, पति पत्नी। व्यक्तिगत क्षेत्र में आता है हमारा घनिष्ठ मित्र। ठीक है, और सामाजिक क्षेत्र में आता है जो हम जिस समाज में रहते हैं, सहकर्मी, सामाजिक, ये सब चीज़ें। और जन क्षेत्र में हमारे आते हैं अभिनेता, पूर्ण महत्वपूर्ण सरकारी पदाधिकारी। आगे, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है क्या? आनुवांशिकता। ठीक है, जो माता पिता से हमको गुण मिलते हैं वो आनुवांशिक गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन किसका है? मतलब अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा विकास भी सही तरीके से होगा। तो यह कथन किसका है? यह है कथन मतलब कैसा है? सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगेगा। तो ये बात सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। ठीक है, तो कौन सा कथन जो है उनकी बातों का समर्थन करता है? यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बताने से एक ये होता है कि आपको वहाँ एग्ज़ाम में ये चीज़ें जल्दी आएगी दिमाग में। ठीक है, जो हम ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो हम जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम सारे पढ़ लेते हैं। पढ़ना सारे ऑप्शन है, लेकिन जब आप एक ऑप्शन को कायदे से पढ़े रहेंगे ना तो आप उसमें थोड़ी सी श्योरिटी आ जाती है, इसलिए हम सारे ऑप्शन नहीं बताते हैं। बढ़ते हैं, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क को। यह कथन कैसा है? एक गलत है ना। अब मस्तिष्क में अगर चोट या कोई भी प्रकार की क्षति होती है तो हमारी तो पूरी योग्यता को प्रभावित करेगी, ना कि किसी एक पार्ट को, है ना। तो ये गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत का समर्थन नहीं करता, और बाकी सारे कथन समर्थन करते हैं। चलिए पढ़ते हैं बाकी कथन। बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया है। हाँ, ये सही बात है। नेक्स्ट, विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप के पढ़न क्रमात्मक हैं। ठीक है,
ये विभिन्न तरीके की जो बुद्धियाँ पाई जाती हैं ये अपने स्वरूप में ही आगे बढ़ती रहती हैं। आगे, अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षकों शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। आगे क्वेश्चन आता है हमारा 156। मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम से तैयारी कर रहा है। वह क्या है? अंदर से आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, जब हम कोई चीज़ आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं तो हम खूब मन लगा के काम करते हैं। कुछ आंतरिक कारण भी होते हैं, कुछ बाह्य कारण होते हैं। बाह्य कारण तो हम मजबूरी में करते हैं, लेकिन जो आंतरिक हमारी जो अंदर से मन की इच्छा है उस काम को करने से हमें जल्दी सफलता मिलती है। तो मोहित क्या है? ये आंतरिक रूप से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है। स्कैफोल्डिंग मतलब किसी की मदद। ठीक है, सरल रूप में किसी की मदद लेना। ठीक है, तो अधिगम के जब हम कोई चीज़ सीखते हैं ना तो किसी की मदद लेते हैं ना, उसको ही ढांचा बोलते हैं। ठीक है, तो वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, जैसे छोटे बच्चों को जब हम चलना सिखाते हैं ना तो पहले हम उसको पकड़ के ही चलना सिखाते हैं ना, उसका हाथ धीरे धीरे। इसका मतलब कुछ समय के लिए, इसमें लिखा है ना अस्थायी सहायता लेना। अब परमानेंट तो हम उसको हाथ पकड़ के तो चलना नहीं सिखाते हैं, तो इसमें लिखा है वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, इसको क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। ठीक है, हमारा जब हम बच्चों की कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए, वो है अधिगम, बच्चा कहाँ कमज़ोर है उसका पता लगाना और उन्हें दूर करना। बाकी उसको अगले कक्षा के लिए प्रोन्नत करना, उसकी उपलब्धियां मापना, उसकी त्रुटियां निकालना, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है। क्या है सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए? अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। अधिगम के एक ही पहलू का नहीं कि अगर बच्चा लिख अच्छा रहा है तो हम उसके सिर्फ लिखने पर ही मार्क्स दे दें। नहीं, वो लिखता भी है, साथ में वो कैसा पढ़ रहा है और भी क्या चीज़ उसको करने में अच्छा लगता है, ये सारे पहलुओं की हमें जांच करना चाहिए। इसी को अधिगम बोलते हैं। आगे, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किसमें? सहयोग की भावना में। ठीक है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। कैसी? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। जो इस समय शिक्षण अधिगम चल रही है इसमें शिक्षक की सिर्फ एक मात्र भूमिका है कि वह अगर बच्चा को हम सिखा रहे हैं तो हम उसके एक अच्छे सुलभकर्ता हों, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, जहाँ उसकी ज़रूरत हो वहाँ हम उसको सही राह दिखाएं। आगे, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, उसको क्या नहीं करना चाहिए अगर वो प्रतिभाशाली योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी ही उपलब्धि चाहती है, उसमें विशेष ध्यान दे के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए। अब क्या जो टैलेंटेड बच्चे हैं और उनको अलग अलग कर देंगे उनको विशेष ध्यान देने के लिए, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमको समावेशी कक्षा के रूप में सारे बच्चों को एक साथ ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें करनी चाहिए। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती भी देना चाहिए। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना चाहिए। ठीक है, और तनाव को नियंत्रित कैसे करना है यह भी सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्ति परिणाम है किसका? आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, जो मानव होता है उसके व्यक्तित्व में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो उसके माता पिता से जो आनुवांशिक गुण मिलते हैं और जो हमारे आसपास के वातावरण, उन दोनों का प्रभाव एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करते हैं?
उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। जो भी विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें हमें और भी प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो क्वेश्चन करें। इससे उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती है, ठीक है, और आपको भी अच्छा लगेगा अगर कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया किसने, फ्रोबेल ने। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है। कौन सा कथन सही है, अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, उस परीक्षा को क्या कहा जाता है। जैसे हमने कोई परीक्षा ली, उसमें स्थायित्व है, मतलब ना बच्चा आगे बढ़ रहा है ना ही पीछे हट रहा है, तो उस मूल्यांकन को क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, अब वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, वो उसको कोई भी जांच करे एकदम सेम नंबर आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन इस तरीके के प्रश्न निर्माण को वस्तुनिष्ठता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। कौन सा, द्रुतगामी विकास का नियम। ये क्या है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। ठीक है, कौन है जो बाल्यावस्था के अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। वो है हमारा माता पिता एवं भाई बहन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम जो उनके साथ व्यवहार करते हैं वो एक समूह, परिवार हमारा एक समूह बन जाता है छोटा सा, वहाँ पे वो स्वीकार्य होती हैं। तो कौन सा ग्रुप है, माता पिता और भाई बहन का। ठीक है, बाकी भाई बहन अध्यापक, अब अध्यापक तो एक थर्ड पर्सन हो गया, मतलब, और अध्यापक एवं साथी ये भी अलग अलग हैं। जो एक ग्रुप को दर्शाते हैं वो है माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सी अवस्था, समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष की आयु। ठीक है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, समूह में खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। कौन सी भूमिका, योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन में सिर्फ एक पहलू पर नहीं, सभी पहलुओं पे जांच होती है। तो योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सभी सीखी हुई कुशलताओं का निष्पादन एक संपूर्ण अवलोकन देती है। अवलोकन मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, अवलोकन करना मतलब हम देखते हैं कि बच्चे में कौन कौन से कितना उसका डेवलप हुआ, हर एक पहलुओं की हम जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और डैश से संबंधित है। किससे, अनुकूलन और समझौता से संबंधित है। जो उसकी बौद्धिक विकास है वो कैसे उसमें अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। ठीक है, तो ये अनुकूलन और समझौता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, बताइए। जैसे कोई बालक है, उसकी प्रवृत्ति को बदलना चाहता है, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ठीक है, अब किसी एक को पर्सनल नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना, जैसी संगति वैसा असर। ठीक है, तो अगर हम किसी भी बच्चे को सुधारना चाहते हैं तो हमें पहले उसकी संगति को ठीक करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। किसके, बुद्धि के परीक्षण के लिए। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के परीक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। अब बुद्धि लब्धि क्या होता है, बताइए। ये कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। ठीक है, जैसे हमारी आयु होती है ना, ठीक है, आयु के अनुसार ही बुद्धि
थोड़ी थोड़ी डेवलप होती है, ठीक है। इसीलिए कालानुक्रमिक आयु से विकर्मी संबंधित होती है, ध्यान रखिएगा। आगे, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया, यानी बुद्धि का तरल सिद्धांत किसने दिया, कैटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया, कुत्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। ग्रेड जो हम लोगों को मिलते हैं, अब पहले लोगों को मार्क्स मिलते थे, अब एग्ज़ाम देते तो उन्हें ग्रेड मिलता है, तो ये कैसे संबंध रखता है, विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक संबंध क्या होता है, विश्लेषणात्मक, जिसमें हम टुकड़े कर करके हम मार्क्स देते हैं, ठीक है। जैसे 10 मार्क्स हो गए आपके पीटी के, 10 हो गए आपने जो अच्छा किसी चीज़ में आपने स्पीच की, ठीक है, स्पीच के, ऐसे सभी पार्टों में आपके वो मार्क्स डिवाइड रहते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, विश्लेषणात्मक, ठीक है। ये कैसे अलग है, ग्रेड अंकों से एक विश्लेषणात्मक तरीके से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है, ठीक है। आनुवंशिकता की क्या भूमिका है मानवीय विकास में, तो बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है आनुवंशिकता की। कैसे, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है। प्रतिभाशाली छात्र के लिए कौन सा कार्य उचित है, उनकी शक्तियों को सही दिशा देना, ठीक है। मान लिया कोई बच्चा टैलेंटेड है, तो उसकी अगर आपको पता है कि वो टैलेंटेड है, लेकिन जब आप उनको सही दिशा देंगे तो वो और भी तरक्की करेगा, और उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, ठीक है। अब उसका टैलेंट है तो आप उसको कह सकते हैं कि आप अपने साथी को पढ़ाएं, ठीक है, इससे उसके टैलेंट में और भी निखार आता है। तो ये आज हमारे 180 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे ये सीरीज़ 1500 क्वेश्चन की है, तो इसे डेली देखिए और रिवीजन ज़रूर करते रहिए, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो ये भूल जाएंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।